नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सृष्टि। बुलेटिन में आज बात होगी अमेरिकी चुनाव में जारी कशमकश की। बात करेंगे बिहार में राहुल की हुंकार की। जानेंगे कि नीतीश के लिए क्या है तेजस्वी का प्रेम। साथ ही बात होगी उद्धव ठाकरे की चुनौती की और बुलेटिन के आखिर में बात कृषि कानून पर जारी विरोध की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर भड़की बीजेपी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, राज्य की शक्तियों का किया गया गलत प्रयोग। 2 साल पुराने मामले में मुंबई पुलिस ने अर्नब को किया गिरफ्तार। अर्थव्यवस्था को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, कहा तेजी से पटरी पर लौट रही है इकोनॉमी। अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन में भी हुई है बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने लुहरी जल विद्युत परियोजना के पहले चरण को दी मंजूरी। हिमाचल में सतलुज नदी पर 210 मेगावाट की योजना को 1810 करोड़ रुपए की मंजूरी। तीसरे कारोबारी दिन बढ़त पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 355 अंक और निफ्टी 95 अंक की मजबूती के साथ हुआ बंद। और आईपीएल सीजन 13 में साफ हुई प्लेऑफ की तस्वीर। पॉइंट टेबल की 2 टीमें मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच कल होगा मुकाबला। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान खत्म होने के साथ ही वोटों की गिनती भी शुरू हो गई। लेकिन जो परिणाम आते दिख रहे हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि वो काउंटिंग रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव जी। स्वागत है राजीव जी आपका। लेकिन चर्चा से पहले ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका चुनाव पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी और 3 नवंबर को मतदान खत्म होते ही मतगणना का काम भी शुरू हो गया। चुनाव पूर्व के लगभग सभी सर्वे बता रहे थे कि बाइडेन आसानी से चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन ट्रंप 2016 में सर्वे के परिणामों को झुठला चुके हैं। 2016 में भी ट्रंप को पीछे बताया जा रहा था, लेकिन उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की थी। मतगणना की शुरुआत में डेमोक्रेटिक जो बाइडेन ने रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़त बनाई, लेकिन दोपहर होते होते ट्रंप ने मुकाबले में वापसी कर ली। अमेरिका में इस बार 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डाक मतपत्र से वोटिंग की है, इसलिए अंतिम परिणाम आने में कुछ दिन लग सकते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए 538 इलेक्टोरल वोटों में से 270 वोट चाहिए होते हैं। अभी मेल और डाक मतपत्रों की गिनती भी बची हुई है, इसलिए जो रिजल्ट अभी आए हैं ये अंतिम परिणाम नहीं है। फिलहाल पॉपुलर वोटों में बाइडेन को ट्रंप पर 1% की बढ़त मिली हुई है, लेकिन अमेरिका के चुनाव में पॉपुलर पार्टी में चुनाव नहीं जीता जा सकता। इसके लिए किसी भी उम्मीदवार को इलेक्टोरल कॉलेज में बढ़त बनाना जरूरी होता है। मतगणना के रुझानों के बीच बाइडेन और ट्रंप ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि राष्ट्रपति चुनाव में गड़बड़ी हुई है, जिसके बाद ट्रंप ने कहा, ये अमेरिकी लोगों के साथ धोखा है, ये हमारे देश के लिए शर्मनाक है। इसके साथ ही ट्रंप ने पूरे देश में वोटों की गिनती रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान भी किया है। बहरहाल अभी आंकड़े पूरी तरह से आने बाकी हैं, तो कौन सुप्रीम कोर्ट जाएगा और कौन मारेगा बाजी, ये जानने के लिए पूरा देश उत्साहित है। राजीव जी, अमेरिका में इस बार मुकाबला फंसता दिख रहा है। ऐसे में क्या 20 साल बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा? साल 2000 में भी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ये साफ नहीं हो पा रहा था कि चुनाव जीता कौन है, क्योंकि रिपब्लिकन प्रत्याशी जॉर्ज बुश और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार अल गोर के बीच फासला इतना कम था कि वोटों की गिनती पर विवाद छिड़ गया था। क्या कुछ ऐसा ही वोटों की गिनती को लेकर इस बार भी होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ सकता है? जी सृष्टि, अमेरिका में इस स्वास्थ्य मुसीबत के बीच कराए गए राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन से कड़ी टक्कर मिली है। बीते कुछ महीनों में जो बाइडेन की लोकप्रियता में उछाल देखने को मिला। उन्होंने भारतीय मूल की कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर प्रवासी भारतीयों के बीच पैठ बना ली, जबकि स्वास्थ्य मुसीबत पर सही फैसले न लेने और कई बार उटपटांग बयान देने के कारण डोनाल्ड ट्रंप की छवि काफी नकारात्मक भी बनी। लेकिन इसका कितना असर चुनाव पर पड़ेगा, ये तो नतीजे ही
बताएंगे सृष्टि। अब तक तो यही देखने को मिल रहा है कि दोनों के बीच कांटे की टक्कर है और जो बाइडेन ने एरिजोना में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त दे दी है, ये जीत डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए कई मायनों में खास रखता है, क्योंकि व्हाइट हाउस तक पहुंचने के लिए जरूरी 270 इलेक्टोरल वोट्स में से 11 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स जो हैं इसी राज्य से हैं। साल 1996 के बाद में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब डेमोक्रेटिक पार्टी के किसी उम्मीदवार ने इस राज्य में जीत दर्ज की है। अब अंतिम परिणाम किसके हक में जाएगा ये तो अभी से कहा नहीं जा सकता है सृष्टि, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो व्हाइट हाउस में जश्न मनाने की बात कही थी, यानी वो अपनी जीत तय मान रहे थे, और अब वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। विपक्षी दल पर गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। ये एक और उनके हार के डर को दर्शा रहा है सृष्टि, और दूसरी तरफ ये भी नजर आ रहा है कि ट्रंप किसी न किसी तरह सत्ता पर कब्जा बनाए रखना चाहते हैं, इसीलिए इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का वो सहारा लेना चाहते हैं। इसलिए देखने वाली बात यह है सृष्टि कि सुप्रीम कोर्ट उनका सहारा बनता है या नहीं। 20 साल पुराने हालात अगर खुद डोनाल्ड ट्रंप दोहराते हैं तब तो सत्ता की चाबी सुप्रीम कोर्ट के पास ही होगी। धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। अब रुख करते हैं अगली खबर का। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए कल से चुनाव प्रचार थम जाएगा और इसीलिए नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। नेता एक दूसरे पर जमकर बरस रहे हैं। जहां पीएम मोदी विपक्ष को आड़े हाथों ले रहे हैं, तो वहीं आज भी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार में 2 रैलियां की और सत्तारूढ़ पार्टियों को खूब खरी खोटी सुनाई। बिहार में अब आखिरी दौर की बाजी बाकी है और इसी के मद्देनजर सियासी रण को जीतने के लिए नेता पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। कांग्रेस भी हाथ से मौका नहीं जाने देना चाहती, इसीलिए वो पूरा दमखम दिखा रही है। जहां पहले और आखिरी चरण के लिए राहुल ने जमकर प्रचार किया, तो ठीक उसी तरह से वो तीसरे चरण के लिए भी जमकर हुंकार भर रहे हैं। आज राहुल गांधी ने बिहार के अररिया और मधेपुरा के बिहारीगंज में रैली को संबोधित किया। बिहारीगंज में शरद यादव की बेटी सुभाषिनी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव रही हैं और आरजेडी के साथ वाम दलों का भी उन्हें समर्थन मिला है, क्योंकि ये सभी पार्टियां महागठबंधन का हिस्सा है। राहुल गांधी ने शरद यादव को अपना गुरु बताते हुए कहा कि सुभाषिनी मेरे गुरु की लड़की होने के नाते मेरी बहन है। आप सभी लोगों को उनके पक्ष में मतदान करना है। बिहारगंज मधेपुरा लोकसभा सीट से आता है। मधेपुरा से शरद यादव कई बार चुनाव जीत चुके हैं। एक बार तो उन्होंने आरजेडी के चीफ लालू प्रसाद यादव को हरा सबको चौंका दिया था। राहुल ने सुभाषिनी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए केंद्र की मोदी सरकार और बिहार के नीतीश सरकार को भी जमकर घेरा। राहुल गांधी ने कहा, 6 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिलवाएंगे, मिला क्या? नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार को बदल दूंगा, लेकिन क्या बिहार बदला? स्वास्थ्य मुसीबत का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश में पूर्णबंदी लागू कर दी। जब लाखों मजदूर पैदल ही अपने घर आ रहे थे, तब नीतीश जी और मोदी जी ने उनकी मदद नहीं की। हमारी सरकार नहीं थी, फिर भी कांग्रेस ने गरीबों की मदद की। कृषि कानूनों को लेकर राहुल ने कहा कि मोदी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की प्रणाली, खरीद की व्यवस्था, मंडी की प्रणाली को पूरे हिंदुस्तान में खत्म कर रही है। सरकार सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। बिहार चुनाव के लिए प्रचार कल खत्म हो रहा है। ऐसे में राहुल गांधी की अपील कितना असर करती है, ये नतीजों में सामने आएगा। बिहार विधानसभा चुनाव अपने अंतिम दौर में है। एक दूसरे पर बयानबाजी का दौर और तेज होता जा रहा है, लेकिन इसी बीच हैरान करने वाली बात यह है कि नीतीश के विरोध से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव परेशान हैं। जी हां, जिस तरह से नीतीश कुमार को जनसभा में विरोध का सामना करना पड़ा, तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को तकलीफ हुई है। नीतीश के विरोध पर तेजस्वी ने क्या कहा, ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में जहां विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का चुनाव खत्म हो चुका है, तो वहीं अब तीसरे चरण के लिए जोर आजमाइश हो रही है। तीसरे चरण के बाद बिहार का भविष्य ईवीएम में कैद हो जाएगा, जिसके बाद चुनाव परिणाम पर ही सबकी निगाहें टिकी होंगी। कल यानी 3 नवंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब मधुबनी से हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। यहां जब नीतीश रैली को संबोधित कर रहे थे, तब उन पर प्याज फेंके गए और भीड़ से नीतीश सरकार को नाकाम बताते हुए नारेबाजी की गई। लेकिन नीतीश कुमार के इस विरोध से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को परेशानी हुई है। दरअसल नीतीश कुमार के हुए विरोध की नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निंदा की है। तेजस्वी यादव का कहना है कि विरोध करने का ये तरीका बिल्कुल गलत है। अगर किसी को किसी का भी विरोध करना है, तो वो लोकतांत्रिक तरीके से करें।
यानी लोकतंत्र में प्रतिरोध की अभिव्यक्ति सिर्फ मतदान से होनी चाहिए और इसके अलावा कोई भी तरीका स्वीकार्य नहीं हो सकता। बता दें कि इससे पहले भी मुजफ्फरपुर में एक चुनावी रैली के दौरान नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर की तरफ किसी व्यक्ति ने चप्पल फेंक दी थी। इसके अलावा नीतीश कुमार की जनसभा में मुर्दाबाद की नारेबाजी भी हो चुकी है। यहां तक कि नीतीश की सभा में लालू जिंदाबाद के नारे भी लग चुके हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या महागठबंधन के सहयोगी रहे नीतीश कुमार के प्रति तेजस्वी यादव नरम रुख अपना रहे हैं? बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को नीतीश के विरोध में तकलीफ हो रही है तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं। ठाकरे ने जिस दिन से महाराष्ट्र की कमान संभाली, या यूं कहें कि जिस दिन से उन्होंने एनडीए से अलग होने का फैसला किया, तब से बीजेपी किसी न किसी मुद्दे पर उन्हें घेरने में जुटी है। बीजेपी के आरोपों से परेशान उद्धव ने भी अब बीजेपी को करारा जवाब दिया है। 2019 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना लड़ी तो बीजेपी के साथ थी, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद उसने कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। महाविकास अघाड़ी सरकार में उद्धव ठाकरे सीएम बने, जबकि चुनाव में बहुमत मिला था एनडीए को, लेकिन उस एनडीए को जिसमें शिवसेना मिली थी। शिवसेना के बीजेपी का साथ छोड़ने के बाद राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद बीजेपी विपक्ष में बैठने को मजबूर हो गई। इसके बाद से ही बीजेपी लगातार महाविकास अघाड़ी सरकार को घेर रही है। बीजेपी के निशाने पर उद्धव ठाकरे बराबर बने हुए हैं। अब तक बीजेपी को जवाब देने का काम शिवसेना के दूसरी पंक्ति के नेता कर रहे थे, लेकिन अब उद्धव ठाकरे खुद आगे आ गए हैं। मुंबई में दशहरा मेले के दौरान शिवसेना चीफ और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि विपक्ष द्वारा लगाए गए गलत आरोपों पर अब वो चुपचाप नहीं बैठेंगे। मैं जब से मुख्यमंत्री बना हूँ यही सुन रहा हूँ कि मेरी सरकार अमुक तारीख को गिर जाएगी। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। अगर हिम्मत है तो सरकार गिरा कर दिखाओ। ठाकरे की चुनौती के बाद अब ये साफ है कि अब तक शांत बैठे उद्धव आगे शांत नहीं रहेंगे। महाराष्ट्र में तो बीजेपी और उद्धव ठाकरे के बीच सियासी दंगल छिड़ता दिखाई दे रहा है। वैसे दूसरी तरफ राजस्थान में जहां नगर निगम का चुनाव खत्म हो चुका है, तो अब राजस्थान में पंचायती राज चुनाव का भी दंगल शुरू होने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान नगर निगम की चुनावी जंग में बीजेपी को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा है। 3 बड़े शहर जयपुर, कोटा और जोधपुर के 6 नगर निगम चुनाव में कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ी है। अब राजस्थान में नगर निगम चुनावों के बाद आज यानी 4 नवंबर से पंचायती राज चुनाव का दंगल भी शुरू होने जा रहा है। राज्य के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव 4 चरणों में होंगे। आज से नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रत्याशी 9 नवंबर तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। बता दें कि पहले चरण के लिए 23 नवंबर, दूसरे में 27 नवंबर, तीसरे चरण के लिए 1 दिसंबर और चौथे चरण के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा। पंचायती चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। आपको बता दें कि प्रदेश के अजमेर, चूरू, नागौर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पाली, बाड़मेर, हनुमानगढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, जैसलमेर, राजसमंद, बीकानेर, जालोर, सीकर, बूंदी, झालावाड़, टोंक, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू और उदयपुर में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव 4 चरणों में करवाए जाएंगे। इनके लिए 21 जिलों में 33,611 मतदान केंद्र बनवाए गए हैं। महामारी के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ग्रामीण मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। बता दें कि 5 दिसंबर को आखिरी चरण के लिए मतदान हो जाएगा। इसके बाद 8 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। और बुलेटिन के आखिर में बात कृषि कानून पर जारी विरोध की। कृषि कानून को लेकर सबसे ज्यादा हल्ला बोल पंजाब में ही देखने को मिल रहा है। अन्नदाता केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। विरोध के चलते राज्य में मालगाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई, जिससे बिजली आपूर्ति और व्यापारियों को परेशानी होने लगी। अब पंजाब सरकार ने कृषि कानून के मुद्दे पर दिल्ली का दरवाजा खटखटाया है। क्या है पूरा मामला, ये इस रिपोर्ट में देखिए। पिछले महीने संसद से पारित कृषि कानून को लेकर पूरे पंजाब में अब भी अन्नदाता का प्रदर्शन जारी है और इसे पंजाब सरकार का समर्थन भी मिल रहा है। पंजाब में अन्नदाताओं के धरने की वजह से मालगाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है, जिससे राज्य के 5 थर्मल प्लांटों में कोयले की कमी की वजह से बिजली उत्पादन भी रुक गया है, जिसकी वजह से अब बिजली की मुसीबत पैदा हो गई है। इन सभी मुद्दों को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने प्रदेश के सभी विधायकों के साथ
साथ दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए वक्त मांगा था, लेकिन मुलाकात के लिए राष्ट्रपति की ओर से समय नहीं दिया गया। इससे नाराज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सभी विधायकों के साथ धरने पर बैठने की बात कही थी। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर तीनों कृषि कानूनों को लेकर पंजाब सरकार ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरने के दौरान सीएम ने साफ कहा कि वो यहाँ केवल अपने प्रदेश के 75% अन्नदाताओं की आवाज रखने आए हैं और ये लड़ाई जारी रहेगी। आपको बता दें कि इन दिनों पूरे पंजाब में 3 से 4 घंटे तक बिजली की कटौती हो रही है। इसी के साथ राज्य में खाद की भी किल्लत होने लगी है, साथ ही उद्योगों में सामान का स्टॉक बढ़ने लगा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज राजघाट पर धरना दिया। अब देखना होगा कि पंजाब सरकार के धरने से केंद्र सरकार का क्या रुख रहता है, क्योंकि अगर राज्य में मालगाड़ी की आवाजाही शुरू नहीं हुई तो ये मुसीबत और बढ़ सकती है और अन्नदाता का विरोध भी तूल पकड़ेगा। तो आज दिन भर की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।